तो काइंडली बता दिया करो क्लास से पहले पहले। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, स्लाइड शेयर हो रही है सबके पास यस मैम। यस मैम। और मूव हो रही है? यस जी मैम। मैम। यस हाँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है। अच्छा जी, इसमें आज हम बात कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की आपके पास क्लाइंट्स में हम लोग देखना तो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा आते हैं जो एंजाइटी में फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के इसमें काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं, हम इसमें से भी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो आज में कवर कर रहे हैं, और बाकी फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम जब होगा तो हम उसमें फिर बाकी को भी देख लेंगे। ठीक है, इसकी भी मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, असाइनमेंट दूंगी छोटी सी, जो कि आप लोग बाकियों से आपका एक थोड़ा इंट्रो हो जाएगा, और जो इन डिटेल है फिर हम लोग उसको टाइमली देख लेंगे। ओके। अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो हम टाइप्स, और एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, जिनमें भी आपको एंजाइटी फील हो रही है कि क्लाइंट इनएक्शियस है, अब हम कहते हैं क्लाइंट को एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब उसके अंदर बेशुमार एग्जाम है उसकी। ठीक है, हम लोगों को क्लाइंट का जहां से भी आपको पता है कि क्लाइंट बेचैन है, घबराहट की आपको अलामतें शो कर रहा है कि मुझे बेचैनी रहती है, मुझे घबराहट रहती है, मेरा दिल डूबता है, या कोई भी ऐसी आपको अलामतें बता रहा है, तो वो पता चल रहा है एंजाइटी में फॉल कर है। लेकिन अब वो उसको जब आप देखते हो तो वो मैनिफेस्टेशन में देखते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब खाली एंजाइटी नहीं होती, वो कोई ना आपको एक स्पेसिफिकली टारगेट बता रहा होता है, कुछ को तो मिक्स भी होता है, लेकिन मैक्सिमम स्पेसिफिकली किसी एक जगह फॉल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे हमने अभी डिप्रेसिव डिसऑर्डर से स्टार्ट किया था, वो भी प्रिवेलेंट है, एंजाइटी भी उतनी ही इक्वल प्रिवेलेंट है। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आता है। ठीक है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म आता है, स्पेसिफिक फोबियाज आते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, पैनिक डिसऑर्डर्स आते हैं, एगोराफोबिया आता है, और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर आता है। ठीक है, अभी जो हम कवर करेंगे वो आज में हम लोग करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, बाकी का हम सब इंट्रो पढ़ लेते हैं, जैसे कि आप लोगों में इंट्रो देने के लिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा कवर करवा देती हूँ। ठीक है, लेकिन ये डीएसएम क्राइटेरिया वगैरह उनको हम बाद में डिटेल देखेंगे। आज जो हमारा जो डिटेल है हमारा डीएसएम वाला होगा, वो सोशल एंजाइटी का होगा, और सेकेंडली हम लोगों का जो है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का होगा। अगर हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें, आपका यहाँ पे जो मेन होता है ना थीम, मैं इनके थीम बता रही हूँ आपको भी। ठीक है, डीएसएम आप इनका क्राइटेरिया एक दफा देखेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे उसमें कहीं आपको कंफ्यूजन लगेगी तो। ठीक है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको सिर्फ और सिर्फ जो होता है आपके अपने जो अटैचमेंट फिगर होता है उनसे सेपरेशन का होने का डर होता है। ठीक है, अब अटैचमेंट फिगर कौन से होते हैं? जो इनिशियल आपके केयर गिवर्स होते हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ के इवन पेरेंट्स नहीं भी है, जो इन्होंने उनको इनिशियल केयरिंग जो उनका बिहेवियर है, जिन्होंने उनके केयर टेकर्स रहे हैं, उनसे उनका जो अटैचमेंट होती है, उनको उनके उनका वो एंजाइटी होती है कि कहीं खो ना जाए, कहीं हम इनसे सेपरेट ना हो जाए। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा आपका जो है वो इशू इस कैटेगरी में आता है। जो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं उनको होता है लाइक, इवन के मेरे कोई इस तरह से केस भी था जिसमें लाइक बच्चों को, स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट होती है। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हुए घबराते हैं, उनको स्कूल का डर होता है, लेकिन कुछ इतना ज्यादा होते हैं उनके, बहुत ज्यादा होते हैं कि उनको अपने जो होते हैं ना सेपरेट सेपरेट होना अपने केयर गिवर से, स्पेशली मदर से, वो उनके लिए बहुत होता है, और पेरेंट्स उनको जबरदस्ती छोड़ के आ रहे होते हैं, उनके उस फियर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते हैं, तो वहां पे बच्चे फोकस भी नहीं कर पा रहे होते इस रीजन की वजह से। तो वो चीज, एक बच्चा देखो, अगर बहुत सारे बहन भाई हैं उनमें कोई एक ही बच्चा इतना ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे एक इशू अलग है। ठीक है, और बाकी सब भी हैं लेकिन उनको वो इशू नहीं है, तो वहां पे आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि वो जो बच्चा स्पेसिफिकली उस चीज को आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई वो एंजाइटी इशू है या क्या है, आपको वहां पे आइडेंटिफाई करवाना चाहिए अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सिलेक्टिव म्यूटेशन। एक सेकेंड। कह कह के 2 बजे उठाया। अच्छा, सिलेक्टिव म्यूटिज्म इस तरह से है कि इसके अगर देखो ना, आप स्पेसिफिकली किसी जगह पे जाके आप बिल्कुल खामोश होते हो, वैसे आप बहुत बातें करने वाले हो, लेकिन स्पेसिफिकली सिलेक्टिवली कुछ जगहों पे आप खामोश हो जाते हो, तो वहां पे आप सिलेक्टिव म्यूटिज्म में आते हो। जैसे अभी हम जब भी पढ़ रहे थे हमारी एमएससी के ड्यूरिंग की, तो एक लड़की ने शेयर की कि मेरी फैमिली में ये है, मतलब वैसे वो बहुत बातें करती है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं ना तो उसकी लाइट चली जाती है। मतलब उसने ऐसे वर्बेटिम यूज किया था कि इससे क्या मतलब है कि वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, बिल्कुल खामोश हो जाती है, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही होती है। ये आप स्पेसिफिकली बाहर किसी गैदरिंग में जाके ऐसे हो रहे हो,
और बिल्कुल खामोश हो गए, ठीक है, बिल्कुल म्यूट हो गए, जैसे अभी आप लोग अभी म्यूट चल रहे हैं, ऐसे आप बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, तो वर्बली भी और नॉन वर्बली भी। फोबियाज की बात करें, स्पेसिफिक फोबियाज, फोबिया क्या होता है कि आपको किसी चीज का खौफ है, किसी चीज का डर है, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी चीज का। अब इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, इसको हम एक अलग से लेक्चर करेंगे और उसमें हम इनको फर्दर जो है इन डिटेल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि हमने डिटेल में पढ़ना है, उसको हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ते भी हैं, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या है कि आपको एक डर है कि आपको पैनिक, कहीं ना कहीं आप पैनिक अटैक ना आ जाए, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर जो एक अलग से डिसऑर्डर भी है, लेकिन पैनिक जो अटैक है, सिंपली अगर आप देखा जाए आपका, तो पैनिक अटैक्स मल्टीपल इश्यूज के साथ आ सकते हैं, स्पेशली एंजाइटी डिसऑर्डर में आ रहे होते हैं, तो हम फिर इसको स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ किसी को पैनिक अटैक नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन पैनिक अटैक सिंपली आ रहा है, तो वो पैनिक अटैक हम स्पेसिफाइड ऐड करते हैं। अब अच्छा, हर एक में जरूरी नहीं कि हर एंजाइटी के डिसऑर्डर में पैनिक अटैक आए, लेकिन मैक्सिमम हद तक पैनिक अटैक आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर पूरा क्लाइंट का एक पूरा डिसऑर्डर फॉल कर रहा है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी है किसी में, और साथ पैनिक अटैक आ गया, तो आप उसको स्पेसिफाइड के तौर पे ऐड करोगे, क्योंकि हमारे डिसऑर्डर्स में जो सोशल एंजाइटी पढ़ेंगे या जनरलाइज पढ़ेंगे, ये जो भी पढ़ेंगे उनमें पैनिक अटैक का नहीं है, लेकिन अगर ऐड हो रहा है तो हम स्पेसिफाइड यूज करेंगे। पैनिक अटैक जो डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर, वो प्रॉपरली जो है वो उसमें ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये डर भी रहता है कि मुझे कहीं पैनिक अटैक ना आ जाए, ठीक है। उसकी वजह से आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे होते हैं। तो पैनिक अटैक एक्चुअल में क्या है कि एंजाइटी के ही अटैक होते हैं, जो कि लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पैनिक अटैक इतने कॉमन है और इसकी वजह से क्लाइंट्स को इतना डिस्टर्ब होते हैं। अभी लास्ट क्लाइंट थे जो कि अभी जो ऑन साइट वाले थे, उन्होंने ऑब्जर्व भी किया था, सेकंड टाइम में एक क्लाइंट आया था और एंजाइटी का ही उसको इशू थे, और वो काफी जगह पे फॉल कर रहा था एंजाइटी के इशू में, उसी उसको भी अटैक आ रहे थे। अब वो क्या करते हैं कि उनकी ना दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसमें हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, और दिल में जो उनको वो एक खिंचाव फील होता है, उनको लगता है कि हमारे दिल में कोई मसला है। तो वो क्या करते हैं, ईसीजी करवा रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं, एमआरआई करवा रहे होते हैं, सब कुछ क्लियर आ रहा होता है। इसमें क्या होता है कि जो पैनिक अटैक है उस लिमिटेड कुछ टाइम के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन क्लाइंट उसमें बहुत खौफजदा हो जाते हैं और उसके लिए काफी एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन वो सब क्लियर कह रहे होते हैं। तो सिंपली जो एक लिमिट टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है, इसमें हम प्रॉपरली इसके लिए मैं आपको एडिशनल एक कुछ असाइनमेंट भी दूंगी, जिसमें हमने इनको कैसे एजुकेट करना है पैनिक अटैक के लिए, कि क्लाइंट आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं और पैनिक अटैक के सिम्टम्स साथ होते हैं, स्पेशली एंग्जाइटी है तो उसमें उनको साइको एजुकेट आपने कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर उर्दू में हम कर सकें या इंग्लिश से ज्यादा उर्दू में ज्यादा बेस्ट है, तो वो आपको हेल्प करेगा। जैसे मतलब एक जगह पे मैंने किया था, शेडोइंग भी की थी और वहां पे इंटर्नशिप की, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्योंकि स्पेशलाइज थे उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स में उनका, तो उनके पास ज्यादातर ना यही आते थे। अब वो इतना ज्यादा उनको वो साइको एजुकेट करते थे उस चीज पे कि ये नहीं है, अटैक नहीं है, ये हार्ट अटैक का कोई सिम्टम नहीं है, ये बायोलॉजिकल, उसके लिए ना आपको साइंटिफिकली चीजें पढ़नी भी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको समझा समझो के फिर जो फैक्चुअल चीजें मांगते हैं, तो फैक्चुअल गाइड करना उसके लिए आपको, और मेरे पास कुछ इसका पढ़ा हुआ पैनिक अटैक के लिए आज कंटेंट में इंशाल्लाह शेयर करूंगी, मुझे आप रिमाइंडर दे दीजिएगा उसके लिए। अच्छा, उसके बाद एक गोरोफोबिया आता है। गोरोफोबिया आपको जिसमें आपको स्पेसिफिकली जो है जो हो रहा है, खौफ आ रहा है, उसका मेन जो रीजन होता है वो कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप किसी भी ऐसी अननोन जगह पे जाने से घबरा रहे हो, जो बिल्कुल अननोन है आपके लिए। वो कोई भी मार्केट प्लेस हो सकती है, कोई वर्ल्ड प्लेस हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके लिए बिल्कुल अननोन है, वहां पे आपको जाने का जो बहुत बेजा खौफ है, वो आपका एगोराफोबिया में आता है। इसमें कोई खुली प्लेसेस, जो बहुत ज्यादा खुली जगह है, वहां पे भी होता है, बहुत तंग जगहों का भी खौफ होता है लोगों को कि यहाँ से मैं निकल नहीं पाऊंगा, जहाँ पे भी आपको एस्केप होने का डर हो कि मैं ऐसे एस्केप नहीं कर सकूंगा, वो आपका एगोराफोबिया में आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका फर्दर जो आता है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, इसको आज भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें अब हमारा जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, कि ये बहुत प्रिवेलेंट भी है, और ये इसकी क्लाइंट मैंने बहुत ज्यादा डील भी किया और काफी आ भी रहे हैं अभी, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि मोस्टली आपका जो है इन सब में आप देखो ना, एंजाइटी सब में ही प्रिवेलेंट है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि अच्छा, इसमें सोशल एंजाइटी में क्या हो रहा है कि आपका, अगर सोशल एंजाइटी का आप लोग सिंपली मुझे बताओ, तो सोशल एंजाइटी अभी तक किसने अपने इर्द गिर्द अभी तक मुझे यहाँ पे भी बात करूँ ना, तो सोशल एंजाइटी आपको हर क्लास में स्टूडेंट में मिलती है, हर क्लास के हर स्टूडेंट में, लेकिन क्लास में भी स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स में होती है, ठीक है।
उसके अलावा अपने आप इर्द गिर्द भी लोगों को देखोगे, इवन हमारी क्लास में भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सोशल एंजाइटी फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी होती है आपकी हर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल है या पर्सनल लाइफ है। अभी तक आप लोगों की कोई ऐसी अभी तक की ऑब्जर्वेशन रही है जिसमें सोशल एंजाइटी के कोई देखे हो लोग, और आपकी ऑब्जर्वेशन रही हो या आपने इर्द गिर्द देखे हो? मैम मैंने अपनी पीएस में मेरी फिर वो कहते कहते मेरी फ्रेंड बन गई थी। बट इनिशियली जब हमारा डिग्री स्टार्ट हुई थी हम्म। तो वो इतनी ज्यादा एंजाइटी की हो थी कि मैम उनसे पेपर नहीं था दिया जाता हम्म। बिल्कुल भी। मतलब वो क्लास में आके बैठ नहीं थी सकती, वो किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं थी करती। मैम वो प्रेजेंटेशन नहीं थी दे सकती। हमने एटलीस्ट फॉर हम्म। एटलीस्ट 6 सेमेस्टर्स हमने उसकी आवाज नहीं सुनी, हाँ। क्योंकि वो किसी किस्म से किसी से इंटरेक्शन नहीं थी करती। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर करके उनकी कम हुई थी, लेकिन अदरवाइज वो किसी किस्म से कोई बात नहीं थी करती। एंजाइटी फिर उनको नजर आती थी उनके सामने, हम्म। घबराते हुए मैंने बहुत देखा है। एक आध दफा उन्होंने टीचर्स के सामने भी ये बात बोली तो वो उल्टा उनके ऊपर ना वो रिजेक्शन आ गई, जैसे उनकी बात को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो हम्म। ये बिहेवियर क्यों शो कर पा रही, कि वो स्टेज हाँ। फ्राइट उन्हें इतना ज्यादा क्यों है या क्या है। तो इस चीज से भी वो बहुत अपसेट हुई थी। तो मैंने इस तरह से ऑब्जर्व किया अपनी क्लास में। हम्म। ऐसा है कि लाइक आप देखते हो प्रेजेंटेशंस में, देखते हो तो कुछ बच्चे मुझे आते हैं, हम लोग जब प्रेजेंटेशंस का जब बिल्कुल यूनिवर्सिटी में गए तो हमारा बैचलर्स के साथ भी एक सेमेस्टर था, ठीक है। तो बैचलर्स वाले थोड़े बच्चे ज्यादा जूनियर होते हैं। अब वो जब आई तो वो स्टेज स्टेज की वो मतलब बिल्कुल फ्रंट पे जब आई है लाइक वहां पे बोर्ड के सामने, और वो आके ना वहां पे रोना शुरू हो गई, ठीक है। वो रो रही है प्रॉपरली, मतलब इस तरह की कंडीशन। यस एक मैम, ऐसे ऐसे भी होते है। हैं कि ना वो बेहोश हो गई। एक दफा हमारी मेरी रिपोर्टिंग में नहीं है लेकिन मुझे किसी ने ये इस तरह से रिपोर्ट किया कि वो बेहोश हो गई थी। क्यों? क्योंकि शायद मेरे सामने हुई है, या ऐसा कोई केस हुआ है और मुझे क्लियरली याद है, लेकिन प्रॉपरली बेहोश हो गया। वो बेहोश होने के रीजन मतलब वो रीजन कन्वर्जन भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपको फिट्स पड़ते हैं स्ट्रेस की वजह से भी। लेकिन अब बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी भी उसके साथ लिंक कर रही होती है, ठीक है। तो वो उस और जो जो कन्वर्जन वालों में होता है ना, उनका ये होता है ना कि वो बहुत लंबी देर तक भी होश रहते हैं, ये मसला होता है। जो दूसरी एक बेहोशी होती है ना, जो आपको कोई वीकनेस हुई कुछ ऐसी हो, बहुत थोड़ी देर की होती है, आप उनको उठाते हो कुछ करते हो। लेकिन जो कन्वर्जन वाले या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो ना घंटों घंटों जो है ना वो भी होश ही रहते हैं। तो वो वाली मैंने ऑब्जर्व ये किया, उनको रोते हुए देखा और वो बस घबराती थी कि हाँ। मैं कुछ नहीं कर सकती और हाँ। मुझे बस यहाँ से ले जाओ किसी तरह। तो हाँ। उसकी जो एक आध फ्रेंड थी वो जिनके साथ वो ठीक थी, उसको उनके साथ भी ओपन अप होते हुए और उसकी देर लगी थी, लेकिन हाँ। उनको वो कहती थी कि भाई मुझे यहाँ से बस ले जाओ। ले जाओ। अभी हम इसको पढ़ेंगे भी कि क्या रीजंस होती हैं और मतलब क्या इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या चीज आती है, ठीक है। तो मतलब सोशली जो है ना, आप उसको एक्सपोजर से आपको मसला है। अब इसमें कि मार्क फियर और एंजाइटी, मतलब इंडिविजुअल है उसको इतनी ज्यादा सोशल सिचुएशन के लिहाज से एक्सपोज होते हुए जो है ना वो इशू हो रहा है, इंक्लूड लाइक ऑब्जर्व उसको एक लोगों के सामने आते हुए जो है ना, मुझे उनको खौफ हो के लोगों के सामने जो मैंने आना उनका एक्सपोजर करना, वही उनके लिए बहुत ज्यादा एक फियरफुल चीज है और एंग्जाइटी क्रिएट करने वाली चीज है, ठीक है। दूसरा जो दूसरी वो चीज आती है वो फियर ऑफ नेगेटिव इवेल्युएशन। अगर आप उनकी बेसिक्स में जाओ ना, अभी जब मतलब कि मैं देख रही होती हूँ तो आप उनकी जाओ भी बैक एंड पे, तो उसमें उनको नेगेटिव इवेल्युएशन का ही होता है कि हमें नेगेटिवली इवेल्युएट ना कर दिया जाए, ठीक है। और मेनली उनको सिर्फ और सिर्फ आप बिलीव जाओगे ना तो वो अपने अंदर भी सेल्फ स्टीम नहीं होती है, लो सेल्फ स्टीम होती है, तो उनको सामने जाते हुए होता है कि लोग हमें किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। और उनकी इवेल्युएशन का जो बिलीफ होता है ना वो नेगेटिव ही होता है, यानी कि उनको होगा कि हमें बहुत कोई पॉजिटिव कर लें, अगर तो बहुत कोई पॉजिटिव हो तो वो तो हंसते खेलते हुए आगे जाए। लेकिन वो इतना जो डर होता है उसके पीछे होता है कि हमें नेगेटिव इवेल्युएट इवेल्युएट ना किया जाए, असेस ना किया जाए, ठीक है। और उनको उस चीज की वजह से जो है ना एक एम्बेरसमेंट होती है, ह्यूमिलेशन का डर होता है कि हम कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। उनको अपनी ही अपनी शक्ल पे होगा, अपनी बॉडी इमेज को लेके होगा, या किसी भी चीज को हो सकता है, अपनी इंटेलिजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि मैं कोई बात भी करूंगा तो उसको नेगेटिवली लिया जाएगा, ठीक है। उसकी रीजंस आप देखते हो तो बेशुमार होती हैं। आप उनकी चाइल्ड हिस्ट्री लेते हो तो पता चलता है कि घर वाले जो थे उधर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, पेरेंट्स जो थे बच्चे को बोलते हैं प्रॉपरली तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारा वो कजन खूबसूरत है, तुम्हारा भाई खूबसूरत है, तुम्हारी तो नाक ही टेढ़ी है, तुम्हारी नाक ऐसी है, ठीक है। मतलब ये पेरेंट्स के ऊपर बैठा है, मैं आपको इमेजिन कर सकता है। अब फिर उनके
कजन्स में बुली हो रहे हैं, बहन भाई में बुली हो रहे हैं, माँ बाप बाप खुद ही कह रहे हैं मेरी तुमसे ज्यादा तो मेरा दूसरा जो है वो जो है भाई का बेटा वो ज्यादा ज़हीन है। तो जो कंपैरिजन है वो बच्चे की पर्सनालिटी को डैमेज कर देता है, ठीक है। उसकी रीजन अब वही बात है कि आप बैक एंड पे जाते हो तो आपको पता चलता है एकदम से अपने लिए कोई इतना नेगेटिव इवेल्युएशन लेते हुए डर नहीं रहा, उसके पीछे फियर्स हैं, उसके बिलीव्स बन गए हैं कि मैं कम हूँ, मैं मतलब कमतर हूँ, मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, वो जो सारे बिलीव्स बने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव इवेल्युएशन क्योंकि उनकी हुई होती है कहीं ना कहीं, उस वजह से उनको होता है कि दोबारा वो चीज ना हो जाए। जितने भी आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स देख लो ना, ऐसा नहीं कि क्लाइंट वो पैदा हुआ था एंग्जाइटी लेके, उसके कहीं ना कहीं ऐसे बिलीफ्स बने हैं, जैसे किसी का एक्सपोजर कुछ बुरा हुआ है तो उसके वहां से बिलीफ बन गए कि वो चीज वो दोबारा होने ही नहीं देना चाहता, तो उसके फियर में वो रहता है, ठीक है। तो जितने भी आप डिसऑर्डर को देखोगे, उसके अलावा सोशल सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रिगर एंग्जाइटी। अब जैसे भी आपने सोशल एंग्जाइटी, उनको हमेशा ही ऑलमोस्ट जितनी भी सिचुएशंस देख लो ना, उनको हमेशा ट्रिगर, ऐसा नहीं कि उनको साल में कोई एक दफा हो रहा है, दो दफा हो रहा है, जब भी आप सोशल की बात करें, सोशल गैदरिंग की बात करें, सोशल सिचुएशंस की बात करें, तो वो आपके लिए जो एंग्जाइटी है हमेशा प्रोवोकिंग ही होगी, ठीक है। आपने कोई असाइनमेंट सबमिशन की बात, आपने कोई की है कि हमारी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है वहां पे आपने जाना है, उसके अलावा आपकी कोई सोशल गैदरिंग है वहां पे, कहीं फंक्शंस में जाना है, तो जितनी दफा भी होगा तो आपको वो चीज उतनी ही प्रिवेलेंट आपके लिए रहेगी। अच्छा, उसके अलावा आप अवॉइड करते हो और एंडोरेंस होता है कि आप उस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। अब इस तरह के लास्ट जो मेरे क्लाइंट थे उनका ये था कि उनकी यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा होता है, जहाँ पे उनको पता नहीं गैदरिंग के सामने आना है, इंडिविजुअली तो चलो वो बात कर लेंगे मर मरा के, वहां पे भी अब डिपेंड करता है, हर क्लाइंट की स्वेट ही अलग है, कुछ जो है उनको ग्रुप में इशू है, कुछ को सोशली स्पेसिफिकली पूरी पब्लिक स्पीकिंग में मसला है। तो उनका ये था कि जहाँ भी उनको था ना कि जहाँ पे पब्लिकली मुझे बात करनी है, वो जो भी छोड़ देते थे। अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उन्होंने 2 सालों में जो है ना कोई 20 जॉब छोड़ दी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जॉब छोड़ी। मतलब उन्होंने बताया लातादार मैंने जॉब छोड़ी, उसकी रीजन यही था कि मुझे यही था कि मुझे जो है ना मतलब ये जब बोलूंगा तो मुझसे बोला नहीं जाएगा, मतलब मुझे जब भी इस तरह होगा तो उन्होंने मुझे खुद ही निकाल देना, मतलब उनके जो बिलीव्स बन गए थे अनरियलिस्टिक, उस वजह से खुद ही जॉब छोड़ देते हैं। जब मैंने पूछा कि आपने खुद से छोड़ी है या कभी किसी ने आपको निकाला भी है, तो उन्होंने बताया मुझे कभी नहीं निकाला, ठीक है। उसकी रीजन है कि आप सोशली इंटरेक्शन से इतना डर हो कि आप उसको अवॉइड ही कर रहे हो। लाइक अवॉइडेंस की बात करो तो मतलब बहुत जितनी भी जगहों पे आपको जहाँ पे भी चीज करनी होगी आप अवॉइड करोगे उस चीज को हमेशा, ठीक है। जहाँ पे प्रेजेंटेशन हैं तो आप वो प्रेजेंटेशन देने नहीं जा रहे हो, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत जगह दफा होता है प्रेजेंटेशन तो बच्चे एब्सेंट होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और लास्ट तक उनकी प्रेजेंटेशन में होता है कि हम लोग जितना हो सकता है हम ना बच जाए उस चीज से, ठीक है। तो वो चीज उनको प्रॉब्लम कर रही होती है कि फिर उनकी सारी चीजों में बात है डिस्ट्रप्शन इन फंक्शनिंग, फिर उनकी फंक्शनिंग जो है वो जितना भी है उसमें सारों में डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एक्चुअल थ्रेट पास बाय सोशल सिचुएशन कॉज। अब जब वो चीज आपका जो एंग्जाइटी है ना, लाइक आप बात करो ना प्रेजेंटेशन की एंग्जाइटी होगी, एग्जाम एंग्जाइटी, ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, एक नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि आपने पब्लिकली आपने लोगों के सामने बोलना है ना, तो एक एंग्जाइटी जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर बात करें ना, अगर आपको बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं हो रही है ना, तो क्या आप जो मर्जी कर दोगे, जो मर्जी, थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि इतनी एंग्जाइटी हो कि आपको पता मैंने कॉन्शियसली बोलना है, क्या बोलना है, प्रिपरेशन करके। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज जा रही है, तो मसला है कि हम लोग फिर उससे क्या होगा, फिर डेफिनेटली आपकी अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बच्चों की एकेडमिकली वो बहुत पीछे रह जाते हैं, इवन कि वो डिग्री छोड़ देते हैं, कि हमें अपनी जो है ना वो सोशली जो है ना वो बोलना पड़ेगा लोगों के सामने जाके। सॉरी, अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सिग्निफिकेंट आ रहा होता है। जैसे हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपकी एजुकेशन में इशू आ रहे होते हैं, अगर वो एकेडमिकली देखें ना, सोशल एंग्जाइटी बहुत प्रिवेलेंट है। अब हमें उन चीजों में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बच्चे जाते हुए भाग रहे होते हैं स्कूल में, जाते हुए उनको एंग्जाइटी वहां से शुरू हो जाती है वो चीज, स्पेशली जब आप टीन में जाते हो। तो क्लाइंट ने बताया था कि मेरी वो क्रिएट होने की रीजन एक टीनेज ही, जिसमें मैंने केस डिस्कस भी किया हुआ आपको, उसमें आवाज का था कि मैं बोलूंगा तो मुझे वो होगा गैदरिंग से, और वो चीज की सोचली मुझे नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाएगा। वहां से बुलिंग शुरू हुई और उसके बाद वो करते करते वो जॉब तक इशू चला गया, ठीक है। तो शुरू आपके एजुकेशन में होता है, फिर ग्रेड्स कम होना शुरू हो जाते हैं, नंबर्स कम आना शुरू होते हैं, टीचर से बात करते हुए आप डर डर रहे हो और मसला आ रहा है, फिर अपने अपने कोवर्ट जो आपके क्लासमेट्स हो उनसे आप हेल्प नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप लाइक जितनी भी पढ़ाई आप देखो कि आपको ग्रुप स्टडीज भी करनी पड़ती है, आपको पूरी जितनी भी कोई एजुकेशन ले रहे हो आपको एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है।
तो उनकी सोशल स्किल्स इतनी खराब हो जाती है इस चीज की वजह से कि अगर वो हैं भी ना तो आप कह सकते हो कि उनमें ऑलरेडी मौजूद है सोशल स्किल्स, लेकिन एक एंजाइटी और बिलीफ की वजह से क्या है कि वो सारी की सारी जो उनकी डैमेज हो रही है या उसमें इशू आ रहा है, ठीक है। तो फिर सोशली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। ऑटोमेटिकली जब करियर लाइफ में जाते हो तो वहां पे भी मसला आएगा आपके लिए, क्योंकि आप जब जाते हो ऑक्यूपेशनल जितने भी काम करने वाली जगह वहां पे टीम वर्क करना पड़ता है आपको, पब्लिकली भी बोलना पड़ता है, और मल्टीपल जॉब है जहाँ पे आपको प्रॉपरली परफॉर्म करना पड़ रहा होता है गैदरिंग्स में, तो वहाँ पे फिर आप अवॉइड करते हो, फिर आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर इसी तरह आपकी पर्सनल एरियाज जो होती हैं जैसे क्लाइंट आपकी लाइफ होती है वहाँ पे भी इशू होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं फिर वो शादियों में जाना, गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते अपनी, लाइक अगर मैरिटल लाइफ में उनके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट था तो उन्होंने बताया मेरी वाइफ जो है मुझे कहती है कि तुम मेरी उनको देखो, वो कितने अच्छे से सबके साथ जाते हैं आते हैं, वो कितना हंसते हैं, उनके कितने फ्रेंड्स हैं, और वो कितना गैदरिंग में जाते हैं, तो आप इतना मुश्किल से क्यों जाते हैं। मतलब उससे उनकी भी मैरिटल लाइफ में उनको लगता है उनकी लाइक जो पार्टनर होते हैं कि इसको हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, जो इतना मतलब कि इतनी मुश्किल से जा रहा है, तो फिर आपकी मैरिटल लाइफ में भी इशू आना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, आपकी इंटर फंक्शनिंग जो आपकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। जब आपको इतनी एंग्जाइटी होती है तो आप सब चीजों में जब वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर आपको फर्दर जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अलावा ड्यूरेशन की बात करें तो ये परसिस्टेंटली 6 मंथ तक आपका लगातार होना चाहिए, क्या 6 मंथ तक अगर लगातार है तो हम इसको कहेंगे। अगर उस स्पेसिफिकली किसी एक इवेंट की वजह से हो रहा है, कोई एक इवेंट था उसकी टेंशन थी आपको उसमें नहीं जाना चाह रहे थे, तो स्पेसिफिकली कोई बहुत ही ऐसी टारगेटेड चीज थी जिसमें आपको था कि खराब ना हो जाए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जनरली अगर सब चीजें हो रही हैं तो वो फिर आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर में फॉल करता है। अब हम इसको अट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि किसी और रीजन की वजह से, जैसे कोई सब्सटेंस लेना शुरू हो गया, किसी ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो उसको अब वो क्या लोगों के सामने जाते हुए कतरा रहा है, क्योंकि वो सब्सटेंस की वजह से भी इंजाइटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई मेडिकल इश्यू हुआ है उसकी वजह से आप उसको नहीं कह सकते, रूल आउट आपको करना जरूरी है कि मेडिकल कंडीशन है तो फिर वो उसके सिम्टम्स है। अच्छा, दूसरे डिसऑर्डर्स की वजह से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को अगर सपोज कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके साथ आप इसको लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई अदर डिसऑर्डर्स हैं तो उसकी रीजन की वजह से आपको एंजाइटी नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिकली एक अलग है, आप उसको अलग रूल आउट करोगे। अच्छा, होपफुली क्लियर है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये 10 मिनट्स तक हमारे पास है अभी, अब अगेन अभी बंद होगा तो फिर आप लोग जो है अगेन आप स्टार्ट कर लेना। किसी को क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हो, फिर हम दूसरा डिसऑर्डर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर करेंगे। और अगर टाइम बच गया हमारे पास तो फिर मैं बेस लाइंस का भी थोड़ा आपको करवा दूंगी आज। मैम मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के थोड़ा सा ऊंचा बोलो क्या आप? इंडिविजुअल, ओ सॉरी मैम, मैंने कहा कि मेरी अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स की, कि मैम उनको मतलब टच पसंद नहीं है, इंडिविजुअल टच, लाइक हम्म। इंटरेक्शन में वो बहुत रिलक्टेंट है इस चीज से। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था एक बार कि जिनको ये थी उनके साथ उन्होंने मेरे ख्याल से हक किया था, एंड हम्म। शी स्टार्टेड क्राइंग, हम्म। कि ठीक। मैं शी सेड कि मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है, तो मैं वो हाथ भी नहीं कभी मिलाती थी। एंड मुझे उसकी फ्रेंड ने बताया कि शी नेवर यूज टू शेक हैंड्स एंड एनीथिंग, तो उनके लिए जो हक था वो बहुत बड़ी चीज थी, कि शी सेड कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। हम्म। ठीक है। अच्छा, वो इसका वही बात है ना कि इसकी कोई ऐसा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में चीज नहीं आती कि वो टच करना पसंद नहीं करते हैं। अब वो एक्सक्लूसिवली हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज हो गई हो, या उनके इर्द गिर्द क्या हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो, कोई अब्यूज हो, अब वो चीज तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते ना, ठीक है। लेकिन एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो इतना ज्यादा, वो डिपेंड करता है स्वेटी पे क्या है, लेकिन और उनकी क्या सर्कमस्टांसिस थे, किस तरह के एटमोसफेयर, वहाँ पे कोई वायलेंस है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, ये क्या है। अच्छा, अब ये जो टच करने वाली चीज है ना, अभी चीज बचपन से हो सकती है, बचपन से वो पेरेंटिंग स्टाइल कुछ ऐसा कि कुछ की पेरेंट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी भी जन्नत ने बताई ना ये जो टच करने वाली चीज है। अब पेरेंट्स जो होते हैं ना, कुछ पेरेंटिंग हमने बात की अथॉरिटेटिव होते हैं, एक होता है अथॉरिटेरियन होना है, एक अथॉरिटेटिव, ये मेरा मिक्स हो जाता है समहाउ, लेकिन एक पेरेंटिंग स्टाइल में आप बहुत बोसी हो रहे हो, ठीक है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल है, इसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव होना, ठीक है। आप बहुत अथॉरिटेटिव हो रहे हो, पेरेंट्स खुद हो रहे हैं, ठीक है।
अगर तो मिक्स हो रहा है तो उसको क्लियर कर देना, लेकिन हमेशा में इसको थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है, लेकिन दो पेरेंटिंग आपके आते हैं, चार आती हैं, ठीक है। अब जो बहुत बोसी टाइप होती है ना पेरेंटिंग की, इन दोनों में से जो भी फॉल कर रहा है, उनका मसला क्या होता है कि वो इतने ज्यादा बोसी होते हैं कि बच्चों के साथ फिर डेफिनेटली जब आप बोसी हो गए तो बच्चों के साथ आपको कोई इफेक्शन प्यार नहीं होगा, बच्चे ने वो लर्न ही नहीं किया, उसकी वो चीज एक्सपोजर ही नहीं हुआ। अब कोई बाहर से वो चीज एक्सपोजर करेगा तो उसके लिए एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा वो जो है ना उनके साथ इतना स्ट्रिक्ट है तो उनको वो चीज नहीं आ रही उनके एक्सपोजर में, ठीक है, तो उनके लिए वो चीज बहुत एबनॉर्मल है। लेकिन क्लाइंट थी और उनका वो बच्ची थी, क्लाइंट एक बच्ची थी और उसकी एज को 10-12 ईयर्स थी। अब उसकी मदर जो थी वो क्या थी, पुलिस ऑफिसर थी। अब सोचो पुलिस ऑफिसर जिसकी माँ हो, और वो प्रॉपरली सही पुलिस ऑफिसर जो थी वो घर पे भी थी, और उसका कोई छोटा भाई भी था। अब वो खुद ड्यूटी पे जाती थी और बच्ची को कहती थी कि तुमने घर में ना भाई को भी संभालना है, तुमने घर के काम भी देखना है, तुमने ये भी करना है। अब वो बच्ची इंजाइटी की शदीद शिकार हो गई थी, इस तरह सहमी वो बैठी हुई जब मेरे सामने आई ना, तो उसको मैंने, जब उसकी पढ़ाई में फिर इशू भी आ रहे थे, वैसे वो सुलझी हुई बच्ची थी, कोई शरारती नहीं थी, लेकिन पढ़ने में उसको मुश्किल हो रही थी। फिर उसका कॉन्फिडेंस इतना खराब हो गया था, इतना डाउन हो गया था, क्योंकि माँ की हर वक्त डर रहना कि कहीं मुझे मारना पड़ जाए, कहीं डांटना पड़ जाए, तो वो इतना सहमे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको हाथ भी लगाए ना तो वो एकदम से सहमे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको वो चीज हो रही होती है, फिर अफेक्शन प्यार वो मिला ही नहीं होता उनको। तो वो फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा, और मोस्टली जो पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल निकलता है वो यही निकलता है कि बाप या माँ में से कोई इतना ज्यादा वो पनिशिंग वाला होता है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाला होता है कि ना उनको हमेशा डर रहता है कि मुझे कोई कुछ कहना चाहिए, उनसे वो प्यार नहीं होता, तो इवन कभी कभी नफरत भी होती है पेरेंट्स से बच्चों को। कुछ क्लाइंट्स हैं उन्होंने प्रॉपरली वर्बेटिम यूज किया कि मुझे अपनी माँ से नफरत है, मुझे अपने बाप से नफरत है, क्योंकि उनके लिए वो चीज ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और एक और भी था जिसे मैं आपको अभी लिंक करूँ, तो एक क्लाइंट थी, उनका उनकी मदर थी, उनकी पर्सनालिटी बहुत नार्सिस्टिक थी, बल्कि वो पूरी नार्सिस्टिक में फॉल करती थी, जैसे भी आप लोगों ने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में पढ़े हैं। अब ये लोग उतने इफेक्शन नहीं शो करते, प्यार नहीं शो करते, थोड़ा कोल्ड हार्टेड सी थी, या उनकी पेरेंटिंग स्टाइल भी होती है फिर वो भी बहुत जो थी वो बोसी पर्सनैलिटी की थी। अब वो भी कोई प्यार नहीं करना, बस बच्ची को हमेशा बुरा ही बोलना, तुम बदसूरत हो, तुम काली हो, तुम ये हो, ऐसी हो कहना। अब वो बच्ची को हमेशा होता था, और बाप की तरफ से भी डर होता था कि मुझे मारना पड़ जाए, माँ की तरफ से भी बस वो सजाए, और ऐसे होता था कि एहसान जतलाया जा रहा है। अब वो कहती थी कि मैं मुझे कभी इस तरह किसी ने टच किया ही नहीं, मुझे प्यार ही नहीं किया, तो मेरे जो बहन के भाई के बच्चे मैं उनको गले मिलती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने मुझे ये चीज मिली नहीं है, ठीक है। तो वो चीज है कि उनका एक्सपोजर नहीं होता उस चीज से, तो भी ये चीज प्रॉब्लम कर रही होती है, फिर वो फर्दर एंजाइटी में डेफिनेटली आती है। एंजाइटी में ये होता है कि आपको नेगेटिव इवैल्यूएशन का डर होता है कि हो ना जाएगा, ये बचपन से होती आ रही होती है, एकदम से वो इतना ज्यादा नहीं होते। तो क्लियर होगा होपफुली, हमने केसेस पे डिस्कस करिए हैं काफी, किसी को क्वेश्चन तो आप पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड शो हो रही है आपको। जी मैम। ठीक है। ओके, किसी को सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में? ओके। अच्छा ठीक है, फर्दर जब हमारे पास आता है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है। अब मतलब कि वर्ड से आपको पता चल रहा है जनरली ही आपको एंजाइटी है हर वक्त, ठीक है। अच्छा, अब इन लोगों की अलामत देखिए। अब हमने बात की थी, जैसे कि अभी हमने बात की है कि सोशल एंजाइटी है। अब जो सोशल एंजाइटी के पेशेंट हैं वो हमेशा हर वक्त एंजाइटी का शिकार नहीं है, मतलब कि उनको स्पेसिफिकली सोशली उस चीज से इशू हो रहा है, वैसे वो अपनी बाकी चीजों में चल रहे हैं, लेकिन बाकी डोमेन्स में नहीं है, लेकिन सोशली जहाँ पे करना पड़ रहा है वहां पे उनके हाथ पांव कांप रहे हैं या फूल रहे हैं। बाकी बात करें जनरलाइज एंजाइटी का मतलब है कि हर डोमेन में ही आपको एंजाइटी हो रही है। तो जब आपको लगेगा हर तरह के क्लाइंट को एंजाइटी है, तो मतलब कि फिर आपको पता चलेगा कि ये जनरलाइज में फॉल कर रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली किसी डोमेन में हो रहा है, कोई किसी को किसी चीज का फोबिया है, किसी को पैनिक अटैक का है, किसी को अटैचमेंट का है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक जगह पे जा रही है, लेकिन जनरलाइज तब है जब हर तरफ ही आपको एंजाइटी का इशू है, ठीक है। और ये भी बहुत प्रिवेलेंट है, आपको लगेगा जब क्लाइंट की हर तरफ से एंजाइटी है, इसको ये भी एंजाइटी ये भी है, मतलब वहां पे आपको पता चलेगा कि वो जनरली वो फॉल कर रही है, ठीक है। इसमें क्या एंजाइटी एंड वरी आपको एक्सेसिवली होती है। Apprehensive expectation about a number of events or activities such as work, school, occurring more than for at least 6 months. इसमें क्या आपका जितने भी कैटेगरीज में देख लो, आपकी वर्क लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल है, अपनी स्कूल की है, आपको हर तरफ एंजाइटी है, मतलब उनकी जाना है बाहर तो उनको एंजाइटी हो रही है, वहां पे कुछ खराब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई घर पे आ रहा है तो एंजाइटी है उनको। मतलब आपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखो जो हर वक्त एंजाइटी का रहते हैं, कहते हैं नहीं हर वक्त ऑन की रहना, ये मतलब हर वक्त उनको आप बेचैन देखते हो, ठीक है। तो वो चीज जो है वो शो करेगी कि उनको जनरली है, ठीक है।
अब कंट्रोल, अब उनको आप समझा भी रहे हो, मत परेशान हो, मत हो, आप जितना मर्जी उनको बैठ के लंबे लेक्चर दे दो, लेकिन उनके वो चीज ऊपर से गुजरे, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं वो चीज आ रही। अब इनके जो सिम्टम्स एसोसिएट अगर हम देखें तो उसमें अगर बच्चों की बात करें तो उसमें आपके क्या एटलीस्ट 1 होना चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं एंजाइटी आर एसोसिएटेड विद एटलीस्ट 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 6 सिम्टम्स एटलीस्ट, ठीक है। अब इसमें अगर हम बच्चों की बात करें, 6 मंथ्स आपका होना चाहिए, पहले तो बात है क्राइटेरिया आपका कि 6 मंथ्स आपका होना चाहिए। फर्दर इसमें अडल्ट की बात करें तो 3 से अबव होने चाहिए, लेकिन अगर आप बात करो बच्चों की तो उसमें एक भी हो तो भी जनरलाइज में फॉल कर रहा है। अब आप देखो हर वक्त रेस्टलेसनेस का शिकार रहता है बच्चा, उसके यहाँ कोई बड़ा है जो कि हर वक्त आप देख लो, हर वक्त एक उनको है कि बेचैनी लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा थके हुए रहते हैं, क्योंकि जब उनकी इतनी एनर्जी सर्फ हो रही है ना अपनी सोचों में, क्योंकि अब बैक एंड पे जाते हो ना तो उनकी सोचें बहुत नेगेटिव होती हैं, खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मतलब सारी सोचें होंगी। जब वो इतनी एनर्जी मेंटली तौर पे वहां पे सर्फ हो रही है, तो वो फिर वो थके हुए हैं, वो खा पी रहे हैं लेकिन वो एनर्जी उनके पास नहीं है, बॉडी इतनी लेथार्जिक है, फोकस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपको यही है कि आपको कोई चीज खराब हो जानी है, कुछ मसला हो जाना है, ये कुछ ठीक नहीं होगा, आपको कोई नेगेटिव थॉट्स होंगे बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा इरिटेबिलिटी होती है, क्योंकि जब आपसे चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं तो फिर क्या हो रहा होता है, आपको इरिटेबिलिटी बहुत रहती है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना, ये यूज भी करेंगे इरिटेबिलिटी की। अभी जुलाई इस टाइम अभी कैंपेन भी कुछ आए थे, उन्होंने बोला था कि गुस्सा आता है और मुझे बहुत ज्यादा क्या होता है, चिड़चिड़ापन। अब चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेबिलिटी होना, आपको चीज से उकताहट फील होना, वो चीज आपकी इरिटेबिलिटी में आता है। अब ये चीज भी बहुत है, जो क्लाइंट्स आते हैं हम इनसे ये क्वेश्चन भी करें कि आपको खिंचाव तो नहीं फील होता अपने मसल्स में? क्यों? क्योंकि जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स की जो स्ट्रेस की वजह से सारे मसल्स टेंस रहते हैं, क्योंकि हर वक्त जब बेचैनी में आप रहते हो तो आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो आपकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब क्योंकि जब आप प्रॉपरली पूरा दिन थके हुए हैं, इतना रेस्टलेस हैं, तो आपका बॉडी को सोने के लिए भी रिलैक्सेशन चाहिए ना, आपका माइंड रिलैक्स होगा तो ही आप सो पाओगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा बेचैनी में रहोगे तो नींद नहीं आती। जैसे बहुत ज्यादा क्लाइंट कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो जब हम पूछते हैं क्यों, क्या आपको सोचें आती हैं, और अभी तो सोचो में यही होता है कि कुछ खराब हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा, ये होगा, मतलब नेगेटिव थॉट्स ही होती हैं जो सारा शो कर रही होती है उनकी बेचैनी को और उनकी बाकी डिस्टर्बेंस। उस वजह से क्या होता है, वो सो भी नहीं पा रहे होते। और अगर सो भी रहे हैं ना, तो जब सुबह उठ रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं मैं सोया था लेकिन मुझे मुकम्मल नींद नहीं आई, या मेरी नींद टूटती रही। अभी इवन एक लास्ट जो एंजाइटी के पेशेंट हमारे पास आए थे लास्ट सैटरडे में, उन्होंने बताया कि मेरी आंख एक दफा भी खुल जाए ना किसी भी चीज तो फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती, ठीक है, और वो टूटती भी है। तो वो ये है कि सोना भी मुश्किल है, और अगर सो भी गए तो बहुत इजीली टूट जाएगी नींद। अब फंक्शनली इम्पेयरमेंट की बात करें तो इनका वही बात है कि जब फिजिकली सिम्टम्स सारे जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उनकी इंपॉर्टेंट जितनी भी सोशल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी काम करने की जगह है, वहाँ सारों में एंजाइटी की वजह से क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आएगी। फिर अभी जैसे क्लाइंट से एंजाइटी की थी, अब उनका ये था कि उनको ये जब वो जॉब पे गए हैं, ठीक है, और वो पहले तो बाहर से हो गए, वहां पे उनको इशू आया क्योंकि वहां पे भी अभी जनरलाइज में नहीं था उनका, लेकिन उनके मल्टीपल एंजाइटी के इशू थे, लेकिन है एंजाइटी के थे। उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट में मुश्किल आई थी, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ जब वो वहां पे गए, वो एरोप्लेन में गए, उनको वो डर था, जब वो वहां से आगे ट्रांसपोर्ट में गए उनको वहां पे फर्दर इशू आया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में ना जाना, क्योंकि जब आपको जॉब फाइंड आउट करनी है तो वहां पे आपको बहुत जगह जगह जाना पड़ेगा, तो वो उस जगह को अवॉइड करें हर जगह पे जाने से, अकेले जाने से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर उनको काम वहां पे नहीं मिल रहा, फिर वो जब वहां से ना काम हो पे फर्दर यहाँ पे जॉब के लिए, बल्कि उससे पहले भी एक जगह पे गए, वहां पे फिर उन्होंने बताया कि जब मैं लोगों की बातें सुनता था तो मेरे दिमाग में पूरी रात घूमती रहती थी, वो कॉल सेंटर की जॉब थी। अब लोग तो आपको पता है हर तरफ कॉल सेंटर की जॉब बहुत ज्यादा, कॉल सेंटर में हमें भी, जब हमें सपोज आप लोग अगर देखा हो, हम लोगों की कोई सर्विस इशू होता है तो हम लोग कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं और अच्छी खासी सुनाती हैं, मैंने भी खुद ही आदत, तो मैंने भी कभी पीटीसीएल वाले जो है इनको कॉल किया है, कुछ को ऐसे इशू हैं, पीटीसीएल वालों को आई गेस नहीं किया, किसी को किया, लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग था तो मैंने काफी दफा कहा इंटरनेट का। तो मतलब इस तरह के जितने भी होते हैं वहां पे बहुत नेगेटिव बोला जा रहा होता है, मतलब जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है ना उन पे निकलती है। आगे आपको ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न है तो वो चीजें जब सुनते थे, कहते मैं पूरी रात मेरे दिमाग में चीजें घूमती रहती थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी कि मुझसे परफॉर्म भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको बहुत नेगेटिव सुन के भी नाइसली बात करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले ही नेगेटिव और किसी ने हल्की सी और नेगेटिव बात कर दी तो आप में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। और आपकी जितनी भी वर्क प्लेस देख लो ना, इवन चाहे छोटी जॉब देख लो बड़ी जॉब देख लो, वहां पे नेगेटिविटी से सामना करना पड़ेगा आपको मल्टीपल वे में।
अगर पब्लिकली नहीं तो ऑडियंस की तरफ से, नहीं तो आपको जो अपने कोवर्कर है वहां से मिलेगी, वहां से नहीं तो आपके बॉस की तरफ से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका मेंटल फंक्शनिंग नॉर्मल है, पॉजिटिव है, तो आप डील कर लोगे, लेकिन अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो और नेगेटिव परसीव करेगा। उसके अलावा आप इसमें वही बात है कि आपको कोई सब्सटेंस यूज वगैरह, तो फिर हम उसको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ड्यू टू सब्सटेंस या कोई मेंटली अदर इश्यूज हैं तो वो आपको उसमें नहीं आता। अब कोई और मेडिकल इश्यू है तो भी आप उसको उसमें नहीं करते कि आपको कोई मेडिकल रीजन है इसकी वजह से एंग्जाइटी शुरू हो गई है, तो वो फिर मेडिकल रीजन की वजह से वो लिमिटेड है, टाइम के लिए होगा, फिर उसमें फॉल नहीं करेगा। उसके अलावा अगर कोई अदर मेडिकल इश्यू, मेंटल इश्यू चल रहा है, एंग्जाइटी का चल रहा है, जैसे कोई ओसीडी चल रहा है, और उसके अलावा अगर सोशल एंग्जाइटी चल रहा है, तो हम उसको कहेंगे नहीं कि उसके साथ ये चीज उसके सिम्टम्स में आ रहा है, ठीक है, वो फिर आपका कमोर्बिडिटी चलेगा, या फिर आप कहोगे उसके साथ आप स्पेसिफाई करोगे, ठीक है, तो वो एक अलग डिसऑर्डर में आएगा। अगर उसका अगर पूरा क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो उसमें एंग्जाइटी आना शुरू होगी, तो वो हमारा इसमें नहीं आएगा। किसी की क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ ले फर्दर, फिर मैं बेसलाइन चाह रही हूँ कि हम लोग बेसलाइन को भी थोड़ा देख लें। ओके, ठीक है, मैं उसमें से बेसलाइन देखती हूँ कि वो यहाँ से ओपन हो जाए। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने बेसलाइन देखे थे या नहीं देखे थे? मैंने ग्रुप में भेजे थे आप लोगों को। यस मैम, ओपन किए थे वो, देखे थे। की शक्ल देखी थी कैसे दिखते हैं? यस मैम। थोड़ी वो शक्ल देखी है ना, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. ग्रेट, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब ये तो पीडीएफ में है, ये एक मसला है। मैंने आप लोगों को शेयर तो किया ना, अगेन मैं ग्रुप में शेयर कर दूं, आप लोग ओपन करें अपने पास, ठीक है, ताकि हम उसको डिस्कस कर लेते हैं इस टाइम में। Okay, ma'am. क्योंकि पीडीएफ वाले ना आई गेस ओपन नहीं होते यहाँ पे इस जूम में। अच्छा, बेस लाइन का पहले मैं आपको बता दूं, बेस लाइन क्या होते हैं और किस वजह से आपने देना होता है। बेस लाइन हमारा जो होता है ना, हमने क्लाइंट से लेना होता है किसी भी इशू के बारे में जो कि हमें लग रहा है कि हमें क्लाइंट की उसमें आप करना चाह रहे हो कि आपको उसकी पता चले कि कहाँ पे वो फॉल कर रहा है। एक सेकेंड बस। अच्छा, जैसे अब हम बेस लाइन करें, बेस लाइन क्या होता है कि हम एक बेस से चीज को देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ फॉल कर रही है, ठीक है। आपने बस ओपन करो, जैसे क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा क्लाइंट को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन किस किस डोमेन में आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता। क्लाइंट बस आपको गुस्से आने की वजह कह रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। अगर हम सिंपली, आप लोगों ने ओपन कर लिया अपने पास, सब ओपन करें जरा। यस मैम, ओपन है। ठीक है। अच्छा, बेस लाइन का मेरे पास जो मैंने थोड़ा बहुत गाइड तो किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको ठीक है, ओके, ओपन हो गया, ठीक है। हम बेस लाइन का देखते हैं। बेस लाइन आपने क्लाइंट को कब देना होता है, आपके पास ये होना चाहिए, अगर आपको नहीं, आप बना भी सको सिंपली, अगर आपके पास नहीं बने हुए लेकिन ये बने हो तो ज्यादा अच्छा है। आप क्लाइंट को फर्स्ट सेशन में भी बेस लाइन दे सकते हो, अगर क्लाइंट की आपको सेवेरिटी का पता चल गया किस किस चीज में इशू आ रहा है, तो ओसीडी का है, या क्लाइंट को पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, या कहता है मुझे बहुत बेचैनी है, मतलब किसी भी चीज पे अगर वो आपको कह रहा है जो चीज, वो चीज रिपीटेडली बार बार वो फेस कर रहा है,
और उसका मेजर इशू है, ठीक है। हम लोग उसको करने के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग टास्क, जैसे हमने बात की थी ना कि हमने चेंज करना है किसी को, पहले हमें उसका आइडेंटिफाई पता होगा पैटर्न, तो ही हम उसको हेल्दी पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे ना। लेकिन अगर हमें उसका अनहेल्दी पैटर्न भी नहीं पता, क्लाइंट को खुद भी क्लियर नहीं पता किस टाइम पे होता है, कुछ तो क्लियरली आपको बता रहे हैं, कुछ कहेंगे अच्छा होता है लेकिन मुझे नहीं पता किस किस टाइम पे होता है, तो हमने उस चीज को देखने की एक इशू कहाँ कहाँ पे फॉल करा है और वो किस वजह से करा है, उसके लिए हम बेसलाइन देंगे उसको, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो चार्ट्स है वो गुस्से का चार्ट है आपका, तलब का चार्ट है, बार बार आने वाले ख्यालात का चार्ट है, ठीक है। उसके अलावा घबराहट का चार्ट है, जो कि अभी हमने एंजाइटी की बात की, तो हम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, तो क्लाइंट को बहुत एंजाइटी होती है, आपको पता चला क्लाइंट एंजाइटी का ही मेन इशू है, तो बाकी कोई इशू नहीं है, तो आप उसको ये चार्ट दे सकते हो। फिर नींद का चार्ट है, जिसको नींद नहीं आती, ठीक है, तो ये भी आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं फर्दर आपकी मैनेजमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपको फिर डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको क्लाइंट आता है और कहता है नहीं मुझे नहीं पता किस टाइम हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो आपने उसको ये खुद बना के देने का, आपने एक एंट्री भी करवानी है उनसे, ठीक है। फिर नींद का चार्ट है, नींद का चार्ट ये वही है जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, मंफी सोचों का चार्ट है, बहुत नेगेटिव सोचें आती हैं, तो आप उसको ये चार्ट देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट में लिखा हुआ, दोड़ों का चार्ट, दोड़ों का चार्ट कौन से, जो कन्वर्जन के फिट्स होते हैं, जिसका कन्वर्जन का आपको आइडिया हो, कन्वर्जन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जो कि आपका कोई बायोलॉजिकल इशू नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस उसकी वजह से वो चीज हो रही है, आपको बार बार दौरे आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, या आपको फर्दर कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसकी बायोलॉजिकल कोई बेसिक नहीं है, कोई बेस नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल बेस है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो आप उस पे ये चार्ट भी देते हो। उसके अलावा आप कहते हैं वहम वाली सोचों का चार्ट, मतलब क्लाइंट को बहुत ज्यादा ऑब्सेशंस आ रहे हैं कि जैसे क्लाइंट कहता है मेरे हाथ गंदे हैं, या मुझे होता है कि उसको एक ऑब्सेशन है, वहम है किसी चीज का, तो आप उसको दोगे उस चीज के लिए। उसके अलावा सुनाई देने वाली आवाजों का चार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लाइंट कहता है मुझे आवाजें सुनाई देती है, मुझे वह भी आवाजें सुनाई देती हैं, तो आप पूछोगे उसको, ये दोगे फिल करने के लिए किस किस टाइम सुनाई देती हैं, जैसे कुछ लोगों को स्पेसिफिकली रात को सुनाई देती है, कुछ को सुबह सुबह सुनाई देती हैं, ठीक है। अब वो क्या रीजन हो सकती है उसमें, ठीक है, तो उसमें पे कोई ऐसा वाक्य होता है जिस वजह से होता है, ये वो सारी चीजों के लिए हम उसको सर्च करने के लिए देंगे, ठीक है। बार बार नजर आने वाली चीजों का चार्ट, ये सारे मल्टीपल तरीके से आप बना सकते हो, डिपेंड से क्लाइंट का इशू क्या है। अभी हम इसमें से आज हमने बेचैनी की बात की, अगर घबराहट था तो हम उसको अगर देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें आप सबसे पहला जो आपका एलिमेंट आता है, सबने खोलिए घबराहट का चार्ट। Yes, ma'am. अच्छा, इसमें जो आपको सबसे पहला आता है वो आता है वक्त और तारीख, आपने जो आता है आपने वो पूछना है कि किस वक्त में था। अब तारीख क्लाइंट भूल भी जाए, लेकिन वक्त लिखना बहुत जरूरी है कि सुबह के टाइम होता है, दोपहर के टाइम है या शाम के टाइम है, ठीक है। उसके बाद क्या वाकया हुआ घबराहट से पहले, क्या बात हुई घबराहट से पहले, क्या वाकया हुआ, ठीक है। उसने लिखा कि जी मेरी अम्मी ने मुझे डांट दिया, ठीक है, सोच के आई कि ये तो मुझसे नफरत ही करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। अब घबराहट हुई, घबराहट की शिद्दत क्या थी उस टाइम पे, मुझको 1 से 10 तक कहेगा, मुझे 9 तक थी, ठीक है। घबराहट का जो दौरानिया था, कितनी देर तक आपको रही, वो कहेगा मुझे 5 मिनट रही, 7 मिनट रही, 10 मिनट रही, वो बता देगा आपको। उसको उसने क्या रद्दे अमल दिया फिर, नहीं उसके बाद आपके पास सोच, हाँ मैंने सोच का बता दिया, उसके बाद उसको दुरानिया क्या था, फिर उसमें रद्द अमल क्या दिया उसने, उसने बताया कि जी मैंने आगे से जवाब दे दिया, ये कर दिया, ठीक है। आगे उस घबराहट खत्म कैसे हुई, मैंने जाके जो है ना मैंने जाके ना सो गया, ठीक है। और खत्म होने के बाद फिर आपने घबराहट कैसे खत्म कैसे हुई, उसके बाद आपने क्या किया, जैसे अब कुछ लोग हैं, अब यहाँ से आपको पता चलेगा क्लाइंट के हेल्थी पैटर्न है या अनहेल्थी कोपिंग है, ठीक है। क्लाइंट कोई भी इशू है, हम सबको कोई ना कोई इशू होता है, तो हम ऐसा नहीं कि उस इशू के साथ जिंदा रहते हैं, हम कोई ना कोई तरीका जरूर निकालते हैं, हमारा दिमाग कभी भी उस प्रॉब्लम में नहीं रह सकता, वो वे आउट निकालने की कोशिश करेगा। अब वे आउट जरूरी नहीं कि हमेशा हेल्दी हो, कुछ जाके ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, कोई किसी ने जाके सिगरेट पीना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग हैं देखा होगा कि लड़ाई होता जाते सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, कोई मसला हो जाके सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब क्लाइंट ने उस पर कैसा रिस्पॉन्ड किया वो मैटर करता है, अब उसमें बहुत अनहेल्दी हैबिट्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। वो मल्टीपल हो सकती है कि उसने कोई जाके फर्दर अपने किसी फ्रेंड के साथ जाके घूमने चला गया, ठीक है, वो कोई हेल्दी है, लेकिन कोई अनहेल्दी वे में उसने कोई गैदरिंग में जाके ऐसे ज्वाइन कर ली जो कि उसके लिए हेल्दी नहीं थी, ठीक है। तो इट डिपेंड करता है कि अब क्या क्या उसकी हो सकती है, और कोई अनहेल्दी पैटर्न से हमारा कोई इस तरह की रिस्की बिहेवियर्स भी हो सकते हैं जो उसने कर ली हो, तो उसमें मल्टीपल चीजें, आप वहां से पता चलेगा क्लाइंट की क्या पैटर्न है, अगर तो वो हेल्दी है तो हमने उसको मेंटेन करना सिखाना है, अगर वो अनहेल्दी है तो फिर हमने उनको उससे डिफरेंट बताना है कि ये चीज उसमें इंसाइट बिल्ड करने की अनहेल्दी है, अगर परसिस्टेंटली लगातार
अनहेल्दी पैटर्न से ही वो उस चीज को डील कर रहा है, ठीक है। अब उसने खत्म करने के बाद उसको कैसा फील हुआ, उसने वो हाँ मैंने जाके सिगरेट पी उसके बाद मुझे थोड़ा सुकून हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसको क्या थॉट आई, उसके बाद उसको उस पे क्या उसका इमोशन था, उसके अलावा उसके बाद ऐसे इसमें एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हो। उसमें उनकी बॉडी चेंजेस भी आप लिख सकते हो कि क्लाइंट को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं जिस्मानी तब्दीलियां। वो भी लिख सकते हो कि घबराहट के टाइम से क्या क्या इमोशन वो आ रहे थे, वो भी एक आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको देने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि आपने क्लाइंट को पहले बताना है कि ये मैं आपको एक देने जा रहा हूँ चार्ट है घबराहट का, ये मुझे पता चले ताकि आपको किस किस वक्त घबराहट होती है, किस वजह से होती है, और उसके लिए फिर हम क्या क्या उसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप उसको पूरा करेंगे तो मैं उसको समझ सकूंगा, ठीक है। जब वो कर लेता है उसके बाद फिर आपने उसको बताना है कि 3 डेज का जो है आपने उसको फिल करके लाना है कम से कम, ठीक है। जो 3 डे का कर लेता है कर लेता है ये कर लेती है, तो आप फिर उसके ऊपर फिर आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि अच्छा 3 डे में आपने उसको ये बताना है। एंग्जाइटी आपको घबराहट हो रही है दिन में जो 3 दफा हो रही है, आपने उसको 3 दफा फिल करना है उसको, ठीक है। अगर एक दफा और एक दफा करोगे, 2 दफा और 2 दफा लिखोगे, 3 दफा और 3 दफा करोगे। और उसमें अगर दिन में सिर्फ और सिर्फ एक दफा हो तो आप एक दफा लिखोगे, दिन में एक दफा भी नहीं हुई तो आप एक दफा भी नहीं लिखोगे। 3 दिन कम से कम होता है, फिर इसको आप एक हफ्ता भी मेंटेन करवा सकते हो। 3 दिन का हमारे पास मिनिमम होता है, चार्ट 3 दिन का आपने करवाना है। 3 दिन का भी बेस लाइन मिल जाए तो काफी है। 3 दिन का मतलब क्या है कि आपको पता चल रहा है कि एक पैटर्न 3 दिन से कितना चल रहा है। जो हमने थॉट रिकॉर्ड देना होता है ना, सोचो का चार्ट जो हम देते हैं थॉट डायरी, वो हमारी एक हफ्ते की होती है, लेकिन ये जो चार्ट है वो 3 दिन काफी है। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक दिन गुस्सा आ रहा था किसी वजह से, मैं हो सकता है उसको सेकंड डे नहीं आ रहा, थर्ड डे नहीं आ रहा, तो मतलब कि शो कर रहा है कि क्लाइंट का वो इशू इतना प्रिवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर वो 3 दिन लगातार चल रहा है और उसकी इंटेंसिटी एक तरह चल रही है, तो फिर वो एक इशू प्रिवेलेंट जा रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये आप एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, लेकिन अच्छा ये कि आप उसको एक दे के समझाओ अच्छे से। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, ठीक है। क्लियर है सबको कि कोई कंफ्यूजन है अभी? मैम क्लियर है। No, ma'am. Yes. ओके, ठीक है। तो ये आप लोग अपने पास प्रिंट आउट करवा के भी रख सकते हैं, जब आप सेटिंग में जाते हैं डल्ट में या किसी में आप लोग फर्दर करेंगे भी ये चीज। ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। मतलब मैं मोस्टली क्लाइंट्स के साथ ये चार्ट्स यूज करती हूँ, और मोस्टली थॉट वाला भी करती हूँ। उसमें क्या होता है कि मल्टीपल चीजें आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो और थॉट डायरी भी कर सकते हो, और इसका कि स्पेसिफिकली थोड़े दिन के लिए आप उसको करवा के करवा सकते हो, तो उस पर आपको रिजल्ट पता चल जाते हैं। इंसिडेंट मोस्टली घर में क्या चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, किस वजह से क्लाइंट ट्रिगर हो रहा है और किस वजह से चीज मेंटेन हो रही है, ये क्लाइंट की कोपिंग खुद क्या है और क्या उसको अच्छा और सीखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब उसको हम वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, फर्दर में आप लोगों की जो होगी वो आपको मैं दे दूंगी असाइनमेंट। किसका मैसेज आया है? अब मैम को स्पेसिफिक डिसऑर्डर में देते हैं। अच्छा हाँ, स्पेसिफिक डिसऑर्डर में आप देख सकते हो ना जहाँ पे एंग्जाइटी का मसला आ रहा है। अब बेचैनी का आ रहा है, बेचैनी किसी भी तरीके की आप उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके अभी हमने ओसीडी की बात की है, तो वहम का चार्ट वो भी आप दोगे उसमें, ठीक है। वहम के चार्ट में ओसीडी के लिए दे सकते हो, बेसलाइन लेने के लिए। अच्छा मैम ये किसी को क्लाइंट को दे सकते हैं हम? ये रायबा ने पूछा मैम ये किसी को क्लाइंट को दे सकते हैं, तो हमने क्लाइंट को ही देने और हमने घर वालों को नहीं बांट देंगे। अब घर वालों ने हम लोग एरोप्लेन में आगे हमारे पे फेंक देंगे, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स के लिए ही मैंने आपको सिखाया, ये बेसलाइन हमने क्लाइंट्स को ही देना है, स्पेसिफिकली क्लाइंट्स के लिए और किसी के लिए नहीं है। देखो ना, किसी भी क्लाइंट को दे सकते हो, अब वो क्लाइंट फिल करने की कैपेसिटी में हो, क्लाइंट आपको लगता है कि वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, तो ठीक है। अच्छा हमने कहा ये मैम ये किसी को क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। किसी को भी वही बात है, डिपेंड कर रहा है, हमें जरूरत है तो ही हमें देना है, हर एक को नहीं देना, कुछ को जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरत है आपने वहीं पे देना है, क्लाइंट को एग्री करवा के करवाना है कि आप भी कर लेंगे इस चीज को। अगर आप करेंगे तो अच्छे से, जैसे कुछ कहेगा नहीं मैं तो लिख ही नहीं सकता, नहीं मैं कुछ करता ही नहीं, मुझे तो लिखने ही नहीं आता, तो वहां पे फिल नहीं करवा सकते। तो वहां पे क्लाइंट का एग्रीमेंट होना जरूरी है कि आप उसको पहले प्रिपेयर करो, मैं आपको चार्ट दूंगा, आप फिल करोगे, आपकी बेहतरी के लिए है, ताकि हम अच्छे से आपका जो है ना उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। तो उसको आपने म्यूचुअली अपनी उसमें रजामंदी में लाके फिर उसको करवाना है, और स्पेशली जहाँ पे बहुत जरूरत भी है। मैम इनकेस कोई अगर नहीं फिल कर सकता तो उससे वर्बली पूछ के हम नहीं कर हाँ, सकते? ऐसा होता है कभी कभी क्लाइंट नहीं करते, और वहां पे फिर आप उनसे ना फिल करवाते हो, एड सेशन के ड्यूरिंग ही फिल करवा लेते हो, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है, फिर हम इसको करते हैं एंड, होपफुली क्लियर हो गया वो आपको और फायदा भी दे। ये बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो अच्छा हुआ आज हमारे फाइनल हो गए, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।